तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप स्वास्थ्यम के इस हाइपरटेंशन डे के प्रोग्राम में आए हैं। मुझे लगता है कि काफी लोग ज्वाइन हो गए। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन मतलब हम लोग जब भी बीपी के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि टेंशन और हाइपरटेंशन एक ही चीज है। इसको हम लोग बहुत इक्वल समझते हैं कि मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, तो मुझे हाइपरटेंशन होगा। तो आज इन सब सवालों के बारे में और आपके भी कुछ अगर सवाल होंगे तो उन सब सवालों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे रखा है कि सबसे पहले हम लोग एक वीडियो दिखाएंगे, जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि ब्लड प्रेशर को नापना कैसे है, ब्लड प्रेशर को चेक कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ब्लड प्रेशर चेक कैसे किया जाए, क्या ये ब्लड प्रेशर सही से चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। सेकंड, फिर हम लोग मैं कुछ टिप्स बताऊंगा ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट पे, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट मिसकंसेप्ट। और फिर फाइनली हम लोग एक 10-15 मिनट का अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ सवाल रहते हैं तो उनको लेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग इमरान हमारे स्वास्थ्य हॉस्पिटल की तरफ से एक वीडियो चलाएंगे जिसमें कि बताया गया है कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है। ओवर टू यू इमरान। यस सर। नमस्कार। आज हम आपको यह बताने वाले हैं ब्लड प्रेशर लेने का सही तरीका। यहाँ एक डिजिटल बीपी एपरेटस है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बताएंगे डिजिटल बीपी जांच कैसे ली जाती है। सबसे पहले आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। ब्लड प्रेशर नापने से 30 मिनट पहले धूम्रपान का सेवन ना करें, चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, अत्यधिक वायु प्रदूषण से संपर्क ना रहें और ब्लड प्रेशर नापने से पहले कुर्सी पर 5 मिनट शांत रहें। अत्यधिक सोच विचार और चिंता ना करें। तो चलिए ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका देखें। यह बीपी कफ आपको टाइट बांधना है और प्रक्रिया के दौरान बात नहीं करना है, सीधा बैठना है, पीठ टिकी हुई रहना है। कफ का निचला किनारा कोहनी क्रीज से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। बीपी कफ आर्टेरियल लाइन पर स्थिर होना चाहिए। बीपी एपरेटस हृदय से स्थिर होना चाहिए। पैर सीधा रखना है, पैर फर्श पर टिकी हुई रहना है और जब आपने कफ लगा दिए उसके बाद आपको यहाँ ऑन करना है। थोड़ी समय रुकना है। कुछ समय दौरान आपको यहाँ रीडिंग दिखाई देगी। ध्यान रखें, हमेशा एक से अधिक रीडिंग लें। हमेशा अपनी बीपी रीडिंग का रिकॉर्ड रखें ताकि अगली बार इसे डॉक्टर के पास पेश किया जा सके। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है इस वीडियो में कि ब्लड प्रेशर कैसे नापना है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि इसमें ये समझना जरूरी है कि हमको कैसे बैठना है ब्लड प्रेशर लेते समय। तो जिस भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है उनको स्थिर बैठना है कुर्सी पे। पीठ टिकी हुई होनी चाहिए, पैर जमीन पे टिके हुए होने चाहिए। अगर क्योंकि पैर अगर क्रॉस किए हुए हैं, पैर जमीन पे टिके हुए नहीं है, पीठ टिकी हुई नहीं है, तो उस समय ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ सकता है, ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो ब्लड प्रेशर की मशीन है वो आपके हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। अगर आप बैठे हुए ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और आपकी अगर ब्लड प्रेशर की मशीन बैठने की जगह पे रखी हुई है तो वो गलत तरीका है। आपको जो ब्लड प्रेशर की मशीन है आपके हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी है, नहीं तो ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा दोनों इसमें दिखा सकता है। फिर उसके बाद में जब भी आप ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपने
शांत बैठना है, यूरिन पास करके बैठना है, क्योंकि अगर आपको यूरिन लगी है, यूरिनरी अर्जेंसी है, तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये गलत तरीका है ब्लड प्रेशर लेने का, क्योंकि एक ब्लड प्रेशर रीडिंग के साथ में अगर आप हाइपरटेंशन की स्टेज में आते हैं तो हो सकता है आपको एरोरेनियसली ब्लड प्रेशर के मेडिसिन शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आपने ब्लड प्रेशर लेने से पहले धूम्रपान नहीं करना है, आपने कॉफी या चाय का सेवन नहीं करना है, शांत बैठना है। इन सब चीजें, ये सब चीजें जरूरी है जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आप जब भी चेक कर रहे हो तब आपको एक से ज्यादा रीडिंग लेना है। बहुत बार हमारे पास मरीज आते हैं, बोलते हैं कि मैंने ब्लड प्रेशर लिया, एक बार अलग था, दूसरी बार अलग था, तीसरी बार अलग था, मेरा मशीन ही खराब है। तो ये गलत चीज है। अपना ब्लड प्रेशर कभी भी कोई एक रेंज में नहीं रहता है, इट वेरीज बिटवीन अ रेंज। मतलब हमेशा हर बार बीपी आपका 120-80 रहेगा, ये गलत धारणा है। बीपी हमेशा वेरी करते रहता है। एक समय जब आप बीपी ले रहे हैं तो आप रेंज देखते हैं, वो नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल रेंज में है, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि आप 2 या 3 बार बीपी चेक करना है। पहला बीपी आपने डिस्कार्ड कर देना है। सेकंड और थर्ड बीपी अगर आपका एक एवरेज के तरीके से, अगर नॉर्मल के तरीके तरफ आ रहा है, तो आपको उस बीपी को लिख कर रखना है। लिख के रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको रिकॉल बायस रहता है। बहुत बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं बीपी कैसा था, हम बोलते हैं नहीं एबनॉर्मल था, नॉर्मल था। पर इसके अलावा अगर आपके बीपी रीडिंग लिखे रहे, बीपी रिकॉर्ड रहा, तो उस पर से बहुत सारी चीजें समझी जा सकती है कि किस समय बीपी बढ़ा हुआ रहता है, किस समय बीपी नॉर्मल रहता है, किस वजह से बीपी बढ़ता है और कितना एबनॉर्मेलिटी है। अगर आपने सिर्फ बता दिया कि एबनॉर्मल बीपी है तो उससे के कोई मायने नहीं है। पर अगर ये बीपी 170 100 के ऊपर है, या फिर 150, या जस्ट बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है, तो हम लोग बीपी की मेडिसिन चेंज नहीं करेंगे। पर अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो और 80% ऑफ द टाइम्स ये नॉर्मल रेंज के ऊपर है, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चेंज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आपको बीपी रीडिंग्स लिख कर रखना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, और उसके बाद ही हम लोग कुछ उस पर डिसीजन ले पाएंगे। फिर एक बहुत जरूरी है कि आप अगर नॉर्मल एवरेज इंसान हो, एवरेज वेट है, एवरेज बॉडी मास है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली बीपी कफ बीपी मशीन के साथ में आता है, वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। पर आपका वजन ज्यादा है, तो आपका नॉर्मल बीपी कफ से हमेशा बीपी ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वो बीपी कफ उस आर्टरी को, आपके वेसल को बंद करने में उतना सक्षम नहीं रहेगा, उसके लिए ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, तो आपको बड़ा कफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बीपी मशीन लेने के साथ में आपको डॉक्टर से या आपके केयर गिवर से ये पता करना है क्या ये बीपी कफ मेरे लिए सही है या नहीं है। उसके अलग अलग मापदंड है कि वो आपके मतलब बाह को एटलीस्ट 80% 40% सर्कल कर सके, ये बहुत जरूरी है। और 80% आपका जो बाह है उसको वो कवर कर सके, ये बहुत जरूरी है। ये अगर सही है आपके लिए, वो बीपी अपरेटस सही है आपके लिए, वो बीपी का कफ सही है, तो ही फिर आगे आप बीपी नापने में सही रहोगे। और एक मिसकंसेप्ट बहुत सारे लोगों में रहता है कि डिजिटल बीपी अपरेटस ये सही नहीं रहता है, मैन्युअली बीपी चेक करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे मीटिंग में वैसा डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है अभी हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक अभी मेरा प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग हमेशा, जैसा मैंने पहले बताया कि हाइपरटेंशन को हम लोग टेंशन के तरीके से सोचते हैं कि मैं अगर टेंस हूं तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। यस, ये कहीं हद तक सही है कि हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब जिसको ज्यादा टेंशन है उसको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। तो हाइपरटेंशन डेफिनेटली आपके टेंशन से निगड़ित है, पर ये हमेशा 1:1 नहीं है। मतलब आप अगर टेंस हो तो आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइपरटेंसिव हो या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। बहुत बार हम लोगों के पास मरीज आते हैं, बोलते हैं कि मुझे टेंशन रहता है, मुझे टेंशन रहता है, क्या मेरा बीपी, मैं बीपी का पेशेंट हूँ? तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेस एक अलग चीज है,
आपका ब्लड प्रेशर जब तक आप नापते नहीं हो, जब तक आप मेजर नहीं करते हो, तब तक आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ब्लड प्रेशर एक बार अगर आपने नापा और वो बढ़ा हुआ है, उसके बाद में ये लगातार नापते रहना है। और नापने के बाद में एक आध महीना अगर आपने चेक किया और उसके बाद में अगर बीपी बढ़ा हुआ है, तो ही उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका हमने पहले समझा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि क्या वजह से हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा मापने का तरीका ही सही नहीं है तो उस ब्लड प्रेशर पे रिलाय नहीं किया जा सकता है। इस वर्ल्ड हार्ट डे का, आज का जो वर्ल्ड हार्ट डे है, उसका थीम भी वही है कि मेजर योर बीपी एक्यूरेटली। तो जब तक आप आपके ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली नहीं मेजर कर रहे, तब तक उस पर कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है। मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आपका उम्र अगर 50% के ऊपर है तो आप 50% चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर है। इतना सारा ये है। ओवरऑल हमारी मतलब अगर भारत की बात किया जाए तो 20 to 30% इन अडल्ट पॉपुलेशन, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, उन लोगों का मतलब 20 से 30% लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। तो 20 to 30% ऑफ अवर अडल्ट पॉपुलेशन इज हैविंग हाइपरटेंशन, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद में अगर 50 के ऊपर अगर स्टैटिस्टिक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे के इस पे चलते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स हुआ कितना ये है। इसमें से सिर्फ 25% मरीजों को ऐसे पता होगा कि उनको ब्लड प्रेशर है। 25% मरीजों को पता होगा कि उनको ब्लड प्रेशर है। मतलब अगर 100 मरीज है तो उसमें से सिर्फ 25% मरीजों को पता होगा कि उनको ब्लड प्रेशर है। इन 25% में से भी 25% मरीज होंगे जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होंगे। और इन 25% जो दवाई ले रहे हैं उसमें से भी 10 to 15% मरीज ऐसे होंगे जो एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है। मतलब अगर अब हम लोगों के पास 100 बीपी के मरीज है तो उनमें से सिर्फ 1 या 2% मरीज ऐसे रहेंगे जो बीपी के लिए एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह है कि 50% ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीजेस, मतलब जिनको किडनी की बीमारी है, 50% मरीज ऐसे होंगे कि जिनको हाइपरटेंशन होगा या हाइपरटेंशन की वजह से उनको किडनी की बीमारी हुई है। सेकंड, हार्ट डिसीज के बारे में 50% हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जो होते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। थर्ड, जो कि स्ट्रोक मतलब ब्रेन में अटैक या फिर लकवा जिनको होता है, उनमें भी 50% मरीजों में हाइपरटेंशन होता है। मतलब हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी डिसीजेस ये सभी होता है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स कि हमको 100 मरीजों में से 1 या 2 मरीज ही है जो एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके मतलब तकलीफ क्या हो सकती है। तो 50% किडनी डिसीजेस, 50% हार्ट डिसीजेस और 50% स्ट्रोक, ये हाइपरटेंशन की वजह से। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक उम्र के बाद में आपने बीपी चेक करना है। जब तक आप बीपी चेक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और बीपी एक बार चेक नहीं, बार बार चेक करना है। फिर हम समझते हैं कि नंबर्स क्या है, क्या स्टेजेस है हाइपरटेंशन की। मेरा अगर बीपी 120/80 के नीचे है तो डेफिनेटली मैं नॉर्मल हूं। 120, 130 और 80 के नीचे है डायस्टोलिक। इसमें भी दो नंबर्स होते हैं जो हमको समझना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जो मेरा नीचे वाला नंबर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके हार्ट के पंपिंग के साथ में जुड़ा होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपकी वेसल कितनी रिलैक्स है, ब्लड वेसल्स उसके साथ में जुड़ा होता है। तो इलिवेटेड ब्लड प्रेशर कब बोलते हैं, इसको मैं हाइपरटेंशन नहीं करूंगा, लेकिन इलिवेटेड ब्लड प्रेशर या फिर प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं। 120 से 130 के बीच में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो आपका ब्लड प्रेशर इलिवेटेड है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, अगर आपका बीपी 80% ऑफ द टाइम्स जब आप गिनते हैं और 130/80 के ऊपर आता है
तो उसको कहते हैं इलिवेटेड हाइपरटेंशन ना, उसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अगर 140 और 90 के ऊपर बीपी जाता है तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है। और अगर 180 और 120 के ऊपर, डायस्टोलिक 120 के ऊपर और सिस्टोलिक अगर 180 के ऊपर जाता है तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। इस समय आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, और हो सकता है कुछ मरीजों को उसमें एडमिट भी होना पड़े और बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो टारगेट ऑर्गन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं? हार्ट होता है, ब्रेन होता है, किडनी होती है, और आपकी आंखें होती है। ये सब टारगेट ऑर्गन है जहां पे ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ चीजें हो सकती है। आंखों में पेपिलेडिमा मतलब रेटिना के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्ट में हार्ट फेलियर आ सकता है, ये सब हो सकता है अगर आपका बीपी 180 120 के ऊपर है तो। स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर आप पाए जाते हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत है। इलिवेटेड ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, मतलब दवाइयों के बिना भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। आपको उस समय बहुत सारी चीजें, डाइट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन सब चीजों पे ध्यान रखता है अगर आप इलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। इसमें और एक चीज है, अगर आपके फैमिली में हाइपरटेंशन है तो आपको कम उम्र से ही ब्लड प्रेशर नापना शुरू करना है और बार बार चेक करना है कि ब्लड प्रेशर किस रेंज में। अभी जैसे कि मैं बता रहा था, बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्ट है कि जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बीपी बढ़ता है, और वो बीपी उस एज के लिए नॉर्मल है। मतलब 70 साल की उम्र में अगर 150 बीपी है तो उस एज के लिए वो बीपी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। क्योंकि किसी भी एज के लिए नॉर्मल बीपी का टारगेट जो है वो 130/80 है। ऐसा नहीं है कि 70 साल में 140/90 का बीपी या फिर 150/90 का बीपी नॉर्मल है, नहीं। अगर हम लोग उस बीपी को 130/80 में ला सकते हैं तो उस एज के लिए या पूरे किसी के भी लिए वो एक टारगेट बीपी है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बीपी की बीमारी ज्यादा लोगों में पाई जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस उम्र के लिए वो बीपी नॉर्मल है। और बीपी के टारगेट्स भी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ते। उम्र कितना भी हो, बीपी के आपके टारगेट्स 130/80 ही है। फिर एक कंसेप्ट, बहुत बार हम लोगों को मरीज पूछते हैं कि यहाँ तो डिजिटल बीपी लिया जाता है, डिजिटल बीपी हम लोग घर पे भी लेते हैं, डिजिटल बीपी तो करेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत गलत धारणाएं हैं। डिजिटल बीपी अगर आप बराबर तरीके से ले रहे हैं, बराबर वे में ले रहे हैं, और आप बार बार ले रहे हैं, मतलब मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं, तो आप उसको एवरेज आउट करते हो। वैसे भी हम किसी एक बीपी रीडिंग्स को हमेशा ट्रीट नहीं करते हैं। हमको ट्रेंड देखना होता है कि आपका ट्रेंड ब्लड प्रेशर का हाइयर रेंज में है कि नॉर्मल रेंज में है। तो एक बीपी रीडिंग्स के पीछे नहीं जाना है। और डिजिटल बीपी जो मशीन होती है, अगर वो अच्छे से कैलिब्रेटेड हो तो वो उतनी ही अच्छी है जितनी कि ओल्ड हमारे मैनुअल स्पिग्मोमैनोमीटर्स रहते थे, जो मर्क्यूरी वाले रहते थे। अब इसमें क्या होता है, डिजिटल बीपी जो होता है वो सब्जेक्टिव नहीं होता है। मतलब वो किसी भी व्यक्ति ने कभी भी लिया, अगर अच्छे तरीके से लिया तो वो बीपी उतना ही बताएगा। जो मैनुअल बीपी होता है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि मैं कैसे बीपी को चेक कर रहा हूं, मैं कैसे सुन रहा हूं, और मैं क्या लिख रहा हूं उसके हिसाब से। तो ये आगे वाले पर्सन पे डिपेंड हो जाता है। डेफिनेटली वो मेथड भी अच्छी है, पर वो हर जगह लागू नहीं हो सकती। सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल बीपी इज एज गुड एज गोल्ड स्टैंडर्ड। फिर बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है? तो इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि ब्लड प्रेशर को आप बुखार या सर्दी जैसा मत देखिए। सर्दी बुखार में आपको कुछ तकलीफ होती है तो आपको बीमार का इलाज करते हैं और वो इलाज ठीक हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो बीमारी है। हाइपरटेंशन का ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन बहुत सालों तक असिम्टोमेटिक रहता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप नापोगे नहीं कि ब्लड प्रेशर कितना है। उसके बाद में जब आप नापते हैं तब आपको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है।
अगर आपको टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, मतलब आपके हार्ट पे कुछ सूजन नहीं है, आपके आंखों में कोई तकलीफ नहीं है, किडनी पे नहीं है, ब्रेन में नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है, अनलेस अनटिल आपका बीपी बहुत ज्यादा हो। अगर बहुत ज्यादा हो बीपी, तो हो सकता है आपको गिडीनेस, डिजीनेस, हेडेक, ये सिम्टम्स रहे। अन्यथा कोई भी असिम्टोमेटिक व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्क्रीनिंग करते रहें। जब भी कोई मतलब मौका मिलता है, तब हमारा बीपी चेक कर लेना चाहिए, बिना कोई सिम्टम्स के भी। फिर और एक मिसकंसेप्ट होता है कि मैंने दवाई ले ली है, मेरा बीपी नॉर्मल आ गया, अब मैं दवाई बंद कर देता हूँ। तो सबसे जरूरी इसमें यह समझना है कि ये बीमारी बुखार जैसी नहीं है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मुझे बुखार हुआ था, मैंने एंटीबायोटिक ले लिया, अब मेरा बुखार चला गया, मेरा इन्फेक्शन चला गया, मैंने दवाई बंद कर दी। नहीं, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी नहीं है। हाइपरटेंशन के लिए आपको हमेशा ब्लड प्रेशर की गोली लेते रहना है, चेक करते रहना है। और ये नॉर्मल अगर है, तो ये उस वजह से है कि आप ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं, इस वजह से नहीं है कि बीपी चला गया है। बीपी कम होगा अगर आप बराबर से लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हैं, पर डेफिनेटली आपको किसी ना किसी वे में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते रहना है। अगर बीपी नीचे आ रहा है, तो हो सकता है हम बीपी की मेडिसिन बंद करें। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि एक बार बीपी की गोली शुरू हो गई तो हमेशा शुरू रहेगी। यस, अगर वहां बीपी है तो वो हमेशा शुरू रहेगी, अगर बीपी नहीं है तो वो बंद भी की जा सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुरू देर से करना है। तब तक हो सकता है आपके जो ऑर्गन्स है, टारगेट ऑर्गन्स है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो अफेक्ट हो जाए, फिर बीपी का कंट्रोल करना उतना मतलब ये नहीं रहेगा, काम वाला नहीं रहेगा, जितना कि हम लोग अगर इनिशियल स्टेजेस में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, टारगेट ऑर्गन डैमेज होने से पहले कर लेते हैं। तो ये मिसकंसेप्ट हमको हमेशा देखना है। अभी ब्लड प्रेशर के बारे में, हार्ट डिसीज के बारे में एक और चीज है कि ब्लड प्रेशर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और फॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसको कंट्रोल करने की वजह से आगे आने वाला हार्ट डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे आने वाले बीमारी को हम रोक सकते हैं। और एक चीज है कि ब्लड प्रेशर जब भी आता है वो अकेला नहीं आता है। ब्लड प्रेशर के साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ओबेसिटी रहती है, शुगर रहता है। 30 to 40% ऑफ डायबिटिक पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 40% डायबिटिक पेशेंट को हाइपरटेंशन होना ही होना है। और जब दो बीमारियां साथ में आती है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन, आने वाले कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको, अगर ब्लड प्रेशर है, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, और लाइफस्टाइल चेंज करके आगे ये करना है। तो साथ साथ में शुगर भी कंट्रोल होगा, साथ साथ में आपका ओबेसिटी भी कंट्रोल होगा, और कोलेस्ट्रॉल भी सही रहेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे बाकी रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, आपको आपके नंबर्स पता होने चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमको हमारे नंबर्स पता ही नहीं रहते हैं कि मेरा, हमको जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है हमारे, मेरा मोबाइल नंबर क्या है वो पता रहता है, मेरा बैंक का नंबर क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा गाड़ी का नंबर क्या है, ये नंबर तो हमको सबको पता रहते हैं। लेकिन जो हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए नंबर होते हैं, जो हमारे जिंदगी के साथ जुड़े हुए नंबर रहते हैं, वो हमको पता ही नहीं रहते, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर मेरा 200 से नीचे है तो ये सही नंबर है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे होना चाहिए। एचसीडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो 50 के ऊपर होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड, इंडियन पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, वो 150 से नीचे होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे थे, जब तक नापेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, तो ये नंबर्स तो बहुत जरूरी है। 120-80 के नीचे होना चाहिए। शुगर का नंबर, डायबिटीज, जैसे हमने देखा कि हाइपरटेंशन में डायबिटीज बहुत कॉमन है, वो 100 के नीचे होना चाहिए।
बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपका वजन के हिसाब, हाइट के हिसाब से वजन के, इसका जो रेशियो है वो बॉडी मास इंडेक्स है, वो 25 के नीचे होना चाहिए। आपका वेस्ट सरकम, आपकी कमर का जो गर्थ है वो 35 इंचेस के नीचे होना चाहिए। ये सब ये नंबर्स, वो जरूरी नंबर्स है। अगर आपको ये नंबर्स नहीं पता है और आप हाइपरटेंशन से ग्रसित है तो कहीं ना कहीं आपके हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट अधूरी है। डाइट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक बार शुरू करने के बाद ब्लड प्रेशर नापते रहना है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने के बाद आपको मेडिसिन बंद नहीं करना है। और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ये सेफ मेडिसिन होती है। जो भी मेडिसिन हम लोग शुरू करते हैं वो बहुत ट्रायल्स के बाद, बहुत सालों तक टेस्ट करने के बाद दी जाती है, मार्केट में आती है और फिर जाती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऐसी होती है जो बिलियंस ऑफ पेशेंट बहुत सारे सालों तक, मतलब 30 साल 40 साल तक ये मेडिसिन लेना होता है, तो ये सेफ मेडिसिन होता है। इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं वो इफेक्ट्स के लिए लेते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर कम करना। अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और उसके बाद कुछ अगर उस मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो रहा है तो आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और ब्लड प्रेशर का मेडिसिन चेंज करा लीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिसिन लेना नहीं है। आपको मेडिसिन चेंज करना है और मेडिसिन कंटिन्यू रख के आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग बिना मेडिसिन के बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है हमारा डाइट। डाइट में डैश डाइट हम कहते हैं कि डाइटरी एक्शन टू स्टॉप हाइपरटेंशन और डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये है डैश डाइट। बेसिकली डैश डाइट होता क्या है? डैश डाइट में होता है नमक की कम, मतलब सोडियम की मात्रा कम रहती है। वो होल ग्रेन्स मतलब आपके जो ग्रेन्स है वो उसमें ज्यादा होते हैं, फ्रूट्स ज्यादा होते हैं, वेजिटेबल ज्यादा होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। पोटेशियम आपके वेसल हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये वेसल को डायलेट करता है। तो जिस भी खाने में पोटेशियम ज्यादा हो वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। पर ऑफ कोर्स अगर आपको किडनी की बीमारी हो गई है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको आपके डाइट में कम रखना पड़ेगा। पर इनिशियल स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन जहां की हम डैश की बात करते हैं, जो कि आपको टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो उस समय होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा लेना है। फैट का प्रमाण हमेशा कम रखना है, जो डेयरी फैट्स है उसका प्रमाण कम रखना है क्योंकि फैट से अल्टीमेटली आपकी मतलब जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया है वो बढ़ती है और फिर जाके ये वेसल्स हार्ड होकर हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शुगर ब्रिवरेजेस या शुगर, आपके डाइट में अगर शुगर का प्रमाण ज्यादा है तो आप सोचते होंगे कि डायबिटीज का प्रमाण ज्यादा होगा। हाँ, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, पर उससे भी ज्यादा चांसेस है कि आपको शुगर की वजह से ओबेसिटी आएगी, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन होगा। तो शुगर की मात्रा भी जो डैश डाइट में है वो कम से कम रखना है या नहीं के बराबर रखना है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात किया जाए या फैट के बारे में बात किया जाए तो जो डैश डाइट होता है वो सैचुरेटेड फैट्स कम होने चाहिए और ट्रांस फैट्स मतलब क्या होते हैं कि जो कि आप बार बार अगर तलते हैं किसी चीज को, एक ही ऑयल को, तो जो फैट जमा होते हैं उसको ट्रांस फैट्स कहते हैं। तो हमेशा ऑयल को एक ही बार इस्तेमाल करना है, ट्रांस फैट्स नहीं मतलब इस्तेमाल करना है, नहीं रखना है आपके डाइट में। अगर आपके डाइट में अगर ट्रांस फैट्स ज्यादा है, मतलब कि अगर आप वनस्पति घी या डालडा इन चीजों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो आपको कम करना है क्योंकि ये नाक मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली हार्ट डिसीज को भी बढ़ाते हैं।
तो जो सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट्स है, ये कम होना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में ये आता है कि कहाँ से शुरू करें, कितना करें, ये हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो मैं कहता हूं कि एटलीस्ट शुरुआत करें। इसमें हम लोग एक FDI ये फॉर्मूला देते हैं। मतलब पहले सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार ही चल रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। सेकंड है ड्यूरेशन बढ़ाना है। अगर आप 20-30 मिनट चलते हैं या 20-30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स कीजिए। तो एक ड्यूरेशन बढ़ाइए। और लास्ट में होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब आपको किस विगरस इससे एक्सरसाइज करना है। आपको दौड़ना है, आपको वेट ट्रेनिंग करना है, तो विगरस ये सबसे लास्ट में आता है, इंटेंसिटी। अब अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें, आप नॉर्मल इंसान है, आप नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो रिकमेंडेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के क्या है, एटलीस्ट, मतलब ये सबसे कम है, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। वैसे अच्छी चीजों को कोई अपर लिमिट नहीं होती है, तो आप जितना एक्सरसाइज करें उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। पर एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब जब आप चल रहे हो और आपके कलीग के साथ में बात कर रहे सकते हो बिना हाफे, तो उसको हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक होनी चाहिए। तो मतलब 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपकी हर हफ्ते में होनी चाहिए। या फिर अगर आप एरोबिक विगरस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आप रन कर रहे हो, जब आप दौड़ते हो तब आप किसी से बात नहीं कर सकते बिना सांस फूले, तो वो हो गई विगरस एक्सरसाइज। वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 मिनट्स और 3 डेज अ वीक, मतलब 75 मिनट्स का विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर 150 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ये बेसिक मिनिमम है एटलीस्ट। और इसके साथ में हाई इंटेंसिटी मसल ट्रेनिंग, मतलब जो वेट ट्रेनिंग है, वो 2 डेज पर वीक होने चाहिए हेल्थ बेनिफिट के लिए। तो ये हुआ एक्सरसाइज के बारे में। हमने डाइट के बारे में बात किया, हमने एक्सरसाइज के बारे में बात किया, हमने मेडिसिन पे भी बात किया, हमने स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन पे बात किया, हमने नॉर्मल क्या मिसकंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स रहते हैं उस पे भी बात किया। तो ये था एक रफ ओवरव्यू ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के बारे में। मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी कोमल, आप कुछ बोल रहे थे? इमरान, चैट बॉक्स में जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो टाइप कर दीजिए, और किसी को भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उस पर क्वेश्चन डालिए, हम लोग डेफिनेटली आपके आंसर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे ये मीटिंग अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।